पुनः मुखातिब हूँ। मैं एक ऐसे मॉडल के साथ आपके बीच में आ रहा हूँ कि हम अपनी सामर्थ्य पर इस देश की इकोनॉमी को, अपने किसानों की आमदनी को 5 गुना बहुत आसानी से बढ़ा पाएंगे। हम उनको 1 MSP बिना किसी कॉस्ट के दे पाएंगे, और चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, इक्विपमेंट्स कॉस्ट हो, सीड कॉस्ट हो, सैपलिंग कॉस्ट हो, गौशाला के स्ट्रक्चर की कॉस्ट हो, या गाय माता की कॉस्ट हो, या बी कीपिंग की कॉस्ट हो, या चारों तरफ एक्वाकल्चर की कॉस्ट हो, इस सबको जो है हम बहुत, इस जो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी, ये सब कॉस्ट एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी, और जहाँ पे कि अलग अलग तरीके की इनकम्स रहेंगी, जिन इनकम्स के माध्यम से उसको सेपरेटली सेटल किया जाएगा। अनुमान करिए कि जब आप स्टेट ऑफ आर्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे गौशाला के लिए, उसमें ध्वनि यंत्र लगाएंगे, उसमें जो है हवन करने के लिए मैकेनिकल यंत्र होंगे, गाय को नहाने के लिए जो है बैथिंग इक्विपमेंट्स होंगे, उसकी मसाजिंग के लिए मसाज इक्विपमेंट होंगे, आरती के लिए भव्य व्यवस्था होगी। चारों तरफ जो है खेत के एक 10 फीट गहरा एक्वा ट्रंच होगा, और ये एक्वा ट्रंच एक खेत से दूसरे खेत से जुड़ा होगा, और फाइनली ये जो है नहरों से या कहना चाहिए कि रिवर स्ट्रीम से, उसमें छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर उनसे जुड़ा होगा, और कंटिन्यूसली हम जो है वाटर को रिप्लेनिश कर पाएंगे। तो हम एक्वा के माध्यम से एक्वा लाइव्स, एक्वा प्लांट्स वो भी जो है ना पैदा कर पाएंगे। हमारा जो है गाय गौशाला वह है अपने फॉडर के लिए किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि बहुत ही हाई न्यूट्रिशियस जो है पेड़ों के माध्यम से उनकी अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति होगी। इस सब काम के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा धन लगेगा, लेकिन यह धन सब जो है वो जाके इट विल गो इनटू द कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में 1 MSP तो उस किसान को बिना किसी कॉस्ट के मिल रहा है, उससे जो ऊपर की कॉस्ट है दैट विल, जो उसके ऊपर की आमदनी है वो जो है इस कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में आएगी। जो फार्मर्स को अपने खेत को मैनेज करने के लिए जो पैसा मिलेगा वो इस अकाउंट में आएगा, उसके धन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इस अकाउंट में जाएगा, और ढेर सारे जो ग्रेन्स को ओरिजिन इसको एज इट इज बेचने की बजाय उसको प्रोसेस करके, जिसमें बहुत सारे मेडिसिनल और न्यूट्रिशियस चीज़ें मिला के एज ए प्रोडक्ट बेचा जाएगा। लिहाजा देयर विल बी एन नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस। हम बहुत सक्सेसफुली न केवल किसानों की इनकम 5 गुना, बल्कि 5 से 7 साल में हमें इनकम 25 गुना तक बढ़ा पाएंगे। और ये जो 25 गुना इनकम है, यह तब तक जो है हमारी जो अभी जो जहर पैदा कर रहे हैं वो अमृत में कन्वर्ट हो चुकेगा, और हम देश और विदेश में उस अमृत को जो है एक अमृत के भाव से बेचेंगे। तो भारतीयों को यह 1.8 MSP से 2.7 MSP के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी मिलेगा, और विदेशियों को यह 10 MSP से 100 MSP के बीच में मिलेगा। और इसके लिए पूरा इकोसिस्टम जो है वो क्राइम फ्री भारत के विदिन होगा, और ये ज्वाइंट वेंचर स्कीम के तहत होगा। आप यह बात आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक समग्र व्यवस्था जो है ना स्थापित कर पाएंगे। आज आवश्यकता है कि हमारी सरकार एक प्रो नेशनलिज्म की जो है ना धारणा रखे। यह बड़ा गंभीर और सोच का विषय है कि हमें आज़ादी नहीं मिली, हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ अंग्रेजों के नियमों के तहत, अंग्रेजों के जो है एक्ट के तहत, और अंग्रेजों की मशीनरी के तहत। रेड क्लिफ नामक एक वकील आया
जिसने टोपोसिट पे लाइन खींच दी और हमारा देश डिवाइड हो गया है। उस देश के उस जो है डिवीजन के दौरान जो सफरिंग हुई, जो अपरूटिंग हुई, और इस देश के जो है ना दुष्ट जो है नीति विशेषज्ञों ने उस बिल्कुल चिंता नहीं पाली कि उन लोगों को कैसे रिसीव किया जाए, कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। वह अपने स्तर पर ही दयनीय तरीके से जिए और आगे बढ़े। यह बड़ा फख्र का विषय है कि वो सभी कर्मठ लोग थे, वो मेहनत करके इन वर्षों में जो है नाउ इकोनॉमी में वो बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इनके आंसू पूछने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। वही बात जो है ना 1990 में दोहराई गई, जब जो है मस्जिदों से खुलेआम धमकियां दी गई और कहा गया कि कश्मीर चाहिए, कश्मीरी महिलाओं के साथ, बट बिना जो है ना कश्मीरी मर्दों के, पंडितों मर्दों के। तो ये और जघन्य अपराध रोड पे हुए, ओपनली हुए, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, बट नॉट व्हाट नॉट, और रातों रातों में भागने के लिए मजबूर हुआ। अपने ही देश में ऐसा क्यों हुआ, क्यों होने दिया गया? और यदि कुछ ऐसा लग रहा था कि परिस्थितियां फिर भी इंटरवीन नहीं कर पा रही थी, तो जब पाकिस्तान ने अटैक किया उस समय तो हम चीज़ों को हैंडल कर लिए। ये कुछ लोग, चंद लोग जो है ना मस्जिदों में बैठ के जो है ना हंगामा किए, बदमाशी किए, मर्डर किए, हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते थे। इट वॉज नॉट थॉट पॉलिटिकली प्रूडेंट। हमने उन बेचारे लोगों को यहाँ पर भी व्यवस्थित करने के लिए कोई काम नहीं किया। हमारी दुष्टता तो यहाँ तक है कि नॉट ओनली द ट्रांसफर ऑफ पावर, हमने जो इंस्ट्रूमेंट उनसे लिया वो जो है एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, उसको हमने असीमित पावर दे के रखे हैं, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज भी जो है बजट को यूटिलाइजेशन को जो है श्रेय दिया जाता है, बजट कहाँ यूटिलाइज हुआ, उसके क्या जो है आउटपुट आया, इसके बारे में कोई सोच करने की बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो निर्णय ना ले तो भी उसकी जिम्मेवारी नहीं, निर्णय विलंब से ले तो भी उसकी जिम्मेवारी नहीं, जानबूझ के गलत निर्णय ले तो भी उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। जलियांवाला बाग में जनरल डायर का जो है कम से कम उसके खिलाफ केस चला था, और वो केस में जो है इसलिए सिर्फ उसको सजा नहीं हो पाई क्योंकि जो नियम हैं वो सब जो है ना उसके डिफेंस में थे। उन्हीं नियमों के तहत आज भी 1861 के नियमों के तहत आज की भी पुलिस काम कर रही है, और यही हमारे काले अंग्रेजों को पसंद आ रही है। हम अपने सिस्टम में कहीं भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ला रहे हैं। हम अपने पॉलिटिकल सिलेक्शन प्रोसेस को और खराब करते जा रहे हैं, क्रिमिनल्स के द्वारा डोमिनेट करने वाला बनाते जा रहे हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि जो 2019 में हमने पार्लियामेंट बनाई उसमें 42% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, उनके अपने इलेक्शन कमीशन में जो एडमिशन उन्होंने किया उसके द्वारा, और 29% लोगों के विरुद्ध तो जघन्य जो है ना अपराध हैं, जिसमें कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, रेप, डकैती, ऐसे ऑफेंसेस हैं। जहाँ पे एक देश का चपरासी बनने के लिए भी आपको साक्षरता होना जरूरी है, वहाँ पे कानून का निर्माता बनने के लिए क्यों जो है ना यह जरूरी नहीं है। यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है, हमें इसे बदलना ही होगा। मेरा यह मानना है कि हमारे सोच जो है वो किसी भी कीमत पर, जो अंग्रेजों के राज्य के समय जो हमारी पद्धति थी, जो हमारी मेथोडोलॉजी थी, उसे बदलना ही होगा। हम ना रोड पे उतरेंगे, ना हम रोड रोकेंगे, ना हम जो है चक्का जाम करेंगे, ना हम जो है कोई फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आप यदि ऐसा करेंगे तो आपके विरुद्ध जुर्म कायम कराया जा सकता है, आपके ऊपर लाठी चलाई जा सकती है, आपके ऊपर गोली चलाई जा सकती है, और जरूरी नहीं है कि आपके लोग कुछ गड़बड़ करें। ये दुष्ट लोग जो है गड़बड़ी करा के ऐसे स्थिति पर पैदा कर देंगे जिसमें कि वो आसानी से उन्हें बहाना मिल जाएगा और वो ब्लेम भी आपके ऊपर जो है थोप देंगे। हमें एक अच्छी राजतंत्र की व्यवस्था चाहिए, हमें एक अच्छा जो है ना अकाउंटेबल राजतंत्र चाहिए, गवर्नेंस चाहिए। लेकिन क्या काले अंग्रेज जो इस मशीन का शोषण का जो है ना खूब उपयोग कर रहे हैं, क्या उनकी सोच ऐसी है? क्या वो आपको समृद्ध बनाना चाहते हैं, या वो आपको गरीब रखना चाहते हैं, और गरीब रखने के पीछे उनका राजनीतिक स्वार्थ है, जिससे कि वो आपको फ्री भी बांट सकें, आपको साड़ी बांट सकें, आपको दारू बांट सकें,
आपको जो है ना स्वप्नवाग दिखा दें, लेकिन आपको समृद्ध नहीं बनाएंगे, क्योंकि यदि आप समृद्ध हो जाएंगे तो उनका वोट बैंक आएगा। क्या इस स्थिति को हमें नहीं बदलना चाहिए? आओ हम मिलकर इस स्थिति को बदलेंगे। आपको यह काम बहुत ही आसानी से, बिना किसी त्याग के, बिना किसी पैसे के संभव हो सकेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके जो वीडियोज हैं, जो भी रोज कुछ ना कुछ वीडियोज क्रिएट किए जाते हैं, जो संदेश है उसे जन जन तक पहुंचाएं। अधिक से अधिक लोग जिनके पास वो वीडियो पहुंचे, वो जो है खुद चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सोशल मीडिया पे उसे शेयर करें। जब ये संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी, तब हम हर महीने, हर वीक एक संदेश जो है सरकार को देना चाहेंगे कि देश की जनता क्या चाह रही है, और उसे जो उसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं होगा, तो हम अपेक्षा करेंगे कि हमारी सरकार जो है वो 15 दिन में, 1 महीने में उसे इम्प्लीमेंट करे। 3-4 छोटी चीज़ें मैं अभी कहना चाहूँगा। जैसे नंबर 1, 1911 का जब जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटेन के किंग थे, जब वो भारत आए तो उनके सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। तो ये भारत के भाग्य विधाता कौन है? जॉर्ज पंचम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, तब सुर आशीष मांगे है। तो ये आशीष हम किससे मांग रहे हैं? जॉर्ज पंचम से। ये दास्ता का प्रतीक हमारा सॉन्ग, यह हमारा राष्ट्रीय गान कैसे हो सकता है? मैं माननीय मोदी जी से अपेक्षा करता हूं कि इसे प्रथम सत्र में ही एक रेजोल्यूशन पास करके इसको बदला जाए। इसकी जगह आजाद हिंद फौज का भी एक जनगण मन एक वो है, हाँ बेटे, उसमें उसको जो ना लागू किया जाए। मैं पहुंच जाऊंगा, आप नीचे पहुंचो। तो वो जनगण मन अधिनायक जय की तर्ज का ही एक आजाद हिंद का फौज है। मैं यह भी आग्रह करता हूं कि उसे राष्ट्रीय गान का सम्मान दिया जाए। उसमें भारत माता के प्रति जो है स्नेह प्रेम से ओतप्रोत वह गीत है, उसे हमारा राष्ट्रीय गान बनाया जाए। हम 2-3 छोटी और प्रार्थनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी से करना चाहते हैं। पहला, कि कानून के निर्माता कानून के अपराधी नहीं होना चाहिए। तो कृपया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में जजमेंट दिया है और पार्लियामेंट से अपेक्षा की है कि वो इस बारे में नियम कानून बनाएं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम ऑलरेडी 42% क्रिमिनल्स हैं हमारे, उसमें हम कानून के निर्माता कानून के अपराधी नहीं होना चाहिए। लिहाजा आप ऐसा नियम बनाएं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में आवश्यक संशोधन करके, कि जो अपराधी रिकॉर्ड के लोग हैं वह जो है उन्हें जो है जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। यदि आपको लगता है कि बहुत अच्छे लोग जो है अपराध के रिकॉर्ड वाले हैं और आप आपको आपके अंदर का जो सम्मान फूट पड़ रहा है उनके लिए, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके जो फोटो आप अपने भाजपा कार्यालय में लगाइए, उनको फूल मालाएं चढ़ाइए, अगरबत्ती लगाइए, उन्हें जो है ना अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, जिला अध्यक्ष बना दीजिए, ब्लॉक अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन उन्हें कानून का निर्माता मत बनाइए। आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे नेताओं के विरुद्ध उनके आंदोलन के दौरान कुछ केस रजिस्टर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को बाहर रखेंगे तो शायद ठीक नहीं रहेगा। तो मेरा इसमें निवेदन है कि हम 2 इसके लिए सेफ्टी वॉल प्रस्तावित करते हैं। पहला तो यह है कि कोर्ट संज्ञान लेने के पहले साक्ष्यों को अच्छे ढंग से परख ले और तभी उसका कोर्ट में संज्ञान हो, और एक बार वो संज्ञान हो गया देन इट शुड बी ए डिस्क्वालिफिकेशन टिल द पर्सन इज एक्सोनरेटेड। और दूसरा ये है कि जो अपराध किसी सोशल प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के तहत किए गए हैं उनको जो है डिस्क्वालिफिकेशन ना माना जाए, यदि उनमें रेप मर्डर जैसे ही जो है ना जघन्य अपराध नहीं हुए हैं। तो द सेकेंड जो है मेरा माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि
कि कानून के निर्माता अपराधी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, नोटा को आप कैंडिडेट घोषित करिए और जो व्यक्ति नोटा से हारेंगे उन्हें 15 साल की तपस्या की जरूरत है। 15 साल के दौरान उन्हें किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने का जो है ना वो नहीं होना चाहिए, पात्रता नहीं होना चाहिए। देन बहुत सारे नॉन सीरियस लोग बिना तपस्या किए, बिना कंट्रीब्यूशन किए, जस्ट जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कई बार डमी कैंडिडेट के तौर पे भी उन्हें खड़ा किया जाता है। तो जो जिनकी जमानत जब्त हो ऐसे व्यक्तियों को 10 साल की तपस्या का जो है प्रावधान होना चाहिए। 10 साल उन्हें कानूनी प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का उन्हें पात्रता नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं जो कभी कैंडिडेट को ही खड़ा नहीं करती है, उनको तत्काल भी नोटिफाई किया जाए। और यदि आप राजनीतिक पार्टी हैं और आप, तो कम से कम आपका एक कैंडिडेट तो जीतना चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि नहीं, हमने अभी एक सोच के साथ पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और अभी हम परिपक्व नहीं है चुनाव में जाने के लिए, तो आप एक एफिडेविट जो है ना दे सकते हैं कि आपको 2 साल या 5 साल का समय चाहिए। इसके बाद आप जो है चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे एंड चुनाव आयोग आपको वो परमिशन दे सकता है। लेकिन एक बार जो है जो भी समय आपने मांगा उस समय के बीतने के बाद आपको अपना कैंडिडेट खड़ा करना ही होगा और कम से कम एक कैंडिडेट को जीतना चाहिए। यदि एक कैंडिडेट नहीं जीतता है तो वो ऐसी जो चुनाव की संस्था, ऐसी जो है चुनावी पार्टी, उसे कम से कम 10 साल को जो है तपस्या की जरूरत होना चाहिए। वह किसी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता है। उससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो भी जो है ना किसी चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यदि हम ऐसे प्रावधान बनाएंगे तो हम अपने चुनावी तंत्र को, चुनावी प्रक्रिया को काफ़ी को सुदृढ़ कर पाएंगे। हमने इसमें एक एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट लाया है। तो हमारा जो कैनवासिंग है वो डिजिटल प्रक्रिया के तहत होगी। डिजिटल प्रक्रिया में जो भी आप अपने तो डिजिटल संबोधन देंगे, वीडियोस आपके जारी होंगे, वह वीडियो चुनाव आयोग जो है आपके कंस्टिट्यूंसी एरिया में इक्वल चांस देते हुए सर्कुलेट किए जाएंगे। आपके जो द्वारा दिए गए जो भी वक्तव्य हैं उनमें से ही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल के पब्लिक और एक्सपर्ट्स आपको ग्रिल करेंगे। आप यदि पहले से चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो उस दौरान आपने क्या क्या पूछा, क्या क्या बताया, क्या आपका परफॉर्मेंस रहा, उसका भी जो है एक्सट्रैक्ट वहाँ रहेगा। और ऐप जो है पहले आपकी आइडेंटिटी को इंश्योर करेगा, फिर आप वहाँ अपने जहाँ से आप वोट दे रहे हैं आप अकेले हैं ये इंश्योर करेगा, फिर आपके सेंसस के बारे में इंश्योर करेगा, फिर ये भी देखेगा कि आप किसी फियर या किसी डर में तो नहीं हैं। एंड देन इसके बाद आपके कैंडिडेट्स के जो है जो भी उद्बोधन है उसके पूरे वीडियो क्लिप्स जो चुनाव आयोग बनाएगा वो भी जो है उसमें वो देखना पड़ेगा। जब वो सभी अपने कैंडिडेट्स के वीडियोस देख लेता है जो कि चुनाव आयोग क्रिस्टली तैयार करेगा, इसके बाद जो है ना ही विल बी एलिजिबल टू वोट। और बिकॉज दैट विल बी ए इन्फॉर्म्ड वोटिंग, सभी लोगों को वोटिंग जो है ना वो कंपलसरी होना चाहिए। और यदि वो कोई वोट नहीं देता है तो अगले चुनाव तक द पर्सन विल सफर फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन। वो डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी कि आप जो है यदि रेल यात्रा करेंगे तो 10% ज़्यादा किराया लगेगा, बस यात्रा में 10% ज़्यादा किराया लगेगा, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो 10% ज़्यादा किराया लगेगा। तो आपको हर दिन जो है ये याद दिलाया जाएगा कि आपने वोट नहीं दिया, और वोट देना आपका प्रथम जो है ना नागरिक कर्तव्य है। मैं अपेक्षा करता हूं कि इन छोटे छोटे सुझावों में कोई आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इसे एज ए पहली किस्त जो ना सुधारों की मानी जाए। मैं बहुत जल्दी सेकंड किस्त, थर्ड किस्त के साथ आऊँगा और मैं आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी ये भी जो है आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि क्राइम फ्री भारत का एग्रो और आयुष मॉडल देश को न केवल अपराध मुक्त करेगा, भ्रष्टाचार मुक्त करेगा, बल्कि इस देश के जो है ना किसानों की आमदनी आने वाले 2 सालों में 5 गुना बढ़ाएगा और आने वाले 5-7 सालों में तो 25 गुना बढ़ाएगा, क्योंकि हम जहर की बजाय अमृत पैदा करेंगे और अमृत को अपने इकोसिस्टम के तहत अमृत के भाव पर बेच पाएंगे।
मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत को जो है अपना समर्थन दें। मैं आम पब्लिक से निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो उस कृपया उसे करें। इसके फेवर में आप अपने खुद के वीडियो बनाएं, अपने प्रभाव क्षेत्र में भेजें और ये कोशिश करें कि अगले 1 महीने में हमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को का सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ तक पहुंचाना है। इसके बाद हम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हमें सिखाया गया है, हम दीपक जलाएंगे, हम जो है थाली बजाएंगे और हमारे जो वीडियोज हैं, जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को हम जो है उसमें दिखाएंगे। और यदि ऐसा वो कर देते हैं तो 2021 से 2024 के बीच में अधिकांश जो परिवर्तन है वो हम ला पाएंगे। और यदि इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सक्रिय भूमिका रहती है तो हम फिर इन्हीं को जिताएंगे। 2024 में फिर से जो है नरेंद्र मोदी जी को लेके आएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्राइम फ्री भारत फिर विकल्प के साथ उतरेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।